जी हाँ, तो हम शुरू करते हैं कि भारत में कैसे पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस फॉर्म होती हैं और वो कैसे इवॉल्व होती हैं विथ और इसमें मेन जो हिंज पॉइंट है वो है अपना बंगाल का डिवीज़न, क्योंकि उस पॉइंट के बाद काफ़ी कुछ सिनेरियो चेंज होता है बंगाल के डिवीज़न के बाद। ठीक है, तो हम कहानी शुरू करते हैं। तो 1900 की स्टार्टिंग में ही 1900 1890 के बाद 1901 के बीच में जो पार्टीज़ थी वो सिर्फ सिंगल पार्टी थी जो बिलीव करते थे कि हम ब्रिटिश क्राउन से कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से अपने राइट्स को ले सकते हैं और हम उन क्राउन के अंडर अपना साम्राज्य चला सकते हैं। मतलब जो हेड पे है वो क्राउन रहेगा, हम उसके नीचे अपने देश को चला सकते हैं। उसे हम कहते हैं मॉडरेट्स। ठीक है, अब जो मॉडरेट्स थे दे आर मोस्टली एजुकेटेड एलीट पीपल जो कि विदेशों से पढ़ के आए थे, मोस्टली इंग्लैंड से पढ़ के आए थे और वो कॉन्स्टिट्यूशनल फाइट में बिलीव करते थे। ठीक है, और स्टार्टिंग में इन्होंने ही पार्टी बनाई थी अपनी, जो पार्टी बनी थी 1985 में, आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस, ये उसमें काम करते थे। ठीक है, जो मॉडरेट्स थे, तो जो मॉडरेट्स थे इनका बिलीव था लिबरलिज्म पे और मॉडरेट पॉलिटिक्स पे। ये किसी भी काइंड ऑफ हिंसा को सपोर्ट नहीं करते थे, या वो ये पॉइंट सपोर्ट नहीं करते थे कि हम अंग्रेज़ों से लड़ के अपना अधिकार छीन लेंगे। उनका इसमें कोई भरोसा नहीं था। ठीक है, और धीरे जैसे जैसे पार्टी ग्रो कर रही थी, जो इसके अंदर लोग थे उनके अंदर गुस्सा बढ़ता जा रहा था। तो धीरे धीरे जो पार्टी के अंदर दो पार्ट होने डिवीज़न होने लगा था, एक मॉडरेट और दूसरा नियो नेशनलिस्ट। जो नियो नेशनलिस्ट था वो थोड़ा सा एक्सट्रीमिस्ट काइंड ऑफ ग्रुप था, हम नरम और गरम दल भी कह सकते हैं। ठीक है, और जो बेसिकली जो और जो रिबेलियंस थे उन्हें जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी या ब्रिटिश क्राउन था वो उनको अपने लिए डिसलॉयल मानता था, जो एक्सट्रीमिस्ट थे। और धीरे धीरे वो आईएनसी के लोगों को भी डिसलॉयल मानना शुरू कर देता है। ठीक है, उसमें से एक जो बड़े प्रोमिनेंट लीडर थे दादा भाई नौरोजी, वो हम ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहते हैं। और ही वॉज द फर्स्ट मैन जिसको जो मेंबर था हाउस ऑफ कॉमन ब्रिटेन में। और इन्होंने एक किताब भी लिखी थी, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, जिसमें ये बताते हैं कि ब्रिटिश कैसे इंडिया का पैसा ड्रेन करके इंग्लैंड लेके जा रहा है। ठीक है, और जब अब तो जो पार्टी बनी थी 1985 में, वो आईएनसी के नाम से नहीं जानी जाती थी, बट आईएनसी के नाम से री नेम करने के बाद जो फर्स्ट प्रेसिडेंट बने थे इंडिया के, वो थे आईएनसी के, वो थे हमारे वोमेश चंद्र बनर्जी। और ठीक है, और जो जी सुब्रमण्यम थे उन्होंने पहली बार द हिंदू अखबार रिलीज़ किया था, और उन्होंने ही जिसमें वे ब्रिटिश ब्रिटिश इम्पीरियलिज्म को काफ़ी क्रिटिसाइज़ किया करते थे। और उन्होंने एक तमिल में अखबार निकाला था, स्वदेश मित्रन करके। ठीक है, और महात्मा गांधी के जो पॉलिटिकल गुरु थे वो थे अपने गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक है, और जैसे कि अभी जब कोई पॉलिटिकल पार्टी मीटिंग करती है तो वो अ, अपने लोगों से बातचीत कैसे करती है, टीवी से, मोबाइल से, इंस्टाग्राम से। बट उस टाइम पे जो मोड ऑफ कम्युनिकेशन था वो था कि उन्हें अपनी एनुअल मीटिंग करनी पड़ती थी, एनुअल सेशन करना पड़ता था, और वो अपने अखबार या फिर प्रेस रिलीज़ किया करती थी। ठीक है, अपने प्रोपेगेंडा को फैलाने के लिए हर साल और उन पर डिस्कशन करने के लिए। तो बस जो एनुअल सेशन ऑफ आईएनसी गैदरिंग हुआ करती थी वो साल में एक बार हुआ करती थी, और वो 3 दिन की मीटिंग होती थी। बट उस मीटिंग के ख़त्म होने के बाद
किसी के पास कोई रिस्पॉन्स नहीं है कि जो हमने डिस्कस किया था एनुअल कॉन्फ्रेंस पे उस पर काम हुआ नहीं हुआ, अमल हुआ नहीं हुआ, वो अपना रोड मैप पर तैयार जो किया था वो अचीव हुआ या नहीं हुआ। नो वन बॉदर्स। स्टार्टिंग में ऐसा हो रहा था। और जो उनके डिमांड्स थे आईएनसी के या फिर इंडियन नेशनल कांग्रेस के, वो ये थे कि उनका जो डिमांड था कि हमें जो है लेजिस्लेटिव काउंसिल में रिफॉर्म चाहिए। रिफॉर्म क्यों, वहाँ पर रिफॉर्म क्यों चाहिए? क्योंकि जो वहाँ के ज़मींदार थे, जो लैंड ओनर्स थे, उनका टैक्स था काफ़ी ज़्यादा था। हमें यहाँ पे टैक्स में कटौती चाहिए और सॉल्ट और शुगर पे कोई टैक्स नहीं चाहिए, दोनों में टैक्स फ्री होना चाहिए। ठीक है। अगला रिफॉर्म था हमारे पास कि हमें फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन चाहिए, हमें फ्रीडम ऑफ फार्मिंग एसोसिएशन चाहिए, फिर मॉडर्न कैपिटलिस्ट इंडिया में आने चाहिए, इंडस्ट्री होनी चाहिए और इकोनॉमिक ड्रेन ऑफ इंडिया ख़त्म होना चाहिए। ठीक है। और जो आईएनसी का जो मेन एम था कि वो किसको साथ लेके चल रही थी, तो वो जो बिगर चंक ऑफ इंडिया था, जो अनएजुकेटेड लोग थे, जिनके पास मॉडर्न इंग्लिश एजुकेशन नहीं थी, वो उनको टारगेट कर ही नहीं रहे थे। आईएनसी वॉज टारगेटिंग एजुकेटेड मास। ठीक है। वो सिर्फ उनके ही ओपिनियन को ऑर्गेनाइज कर रही थी और उनको ही अवेयर करा रही थी उनकी राइट्स के बारे में। ठीक है। तो इन सब के जब रिफॉर्म हो रहा था तो और सबसे एक मेन पॉइंट रह गया कि जो उनकी डिमांड थी आईएनसी की, वो ये भी थी कि जो उनका आर्म एक्ट ऑफ 1875 है वो विड्रॉ करो और जो उसका फंड है आप उसे ट्रांसफ़र करो इंडियन एजुकेशन सिस्टम को इम्प्रूव करने में। अब जो ये एक्ट था वो ये कहता था कि यू कैन नॉट बियर वेपन एट योर होम, इफ़ यू कैप्चर्ड विथ अ वेपन देन यू विल बी ट्रीटेड अकॉर्डिंगली। ठीक है। अगला था हमारे पास डिमांड ऑफ स्वराज। जो स्वराज की डिमांड थी वो मॉडरेटर्स ने ही करी थी, बट जो इनकी डेफिनेशन थी स्वराज की वो थोड़ी सी अलग थी। इनकी डेफिनेशन थी कि हम ब्रिटिश क्राउन के अंदर रूल करेंगे। ठीक है। हमको ऊपर से गाइड वही करेंगे बट हमारा जो अंदर का राज है हम सिर्फ वो देखेंगे। जो स्वराज का जो पहला उल्लेख आता है वो जीके गोखले ने किया था और बाद में इसे दादा भाई नौरोजी, जो एक बड़ी फिगर थे उस टाइम में मुंबई के, उन्होंने इसका यूज़ किया था अपने 1906 वाले सेशन 1906 वाले आईएनसी के सेशन में जो कलकत्ता में हुआ था। तो पहली बार यूज़ किया था जीके गोखले ने और 1905 में, और उसके एक साल बाद नारोजी ने यूज़ किया था सेम थॉट को। ठीक है। और जो उनका इकोनॉमिक पॉइंट था वो ये था कि आपको एंटी इम्पीरियलिस्टिक होगा अपनी इकोनॉमिक पॉलिसीज़ को लेके, आप इस कंट्री का इकोनॉमिक ड्रेन नहीं कर सकते। जो और जो मेथड्स था मॉडरेट्स का कि हम अपनी आज़ादी कैसे लड़ेंगे, अपना साम्राज्य कैसे स्थापित करेंगे अंडर ब्रिटिश क्राउन, वो था 3P, प्रेयर पिटिशन एंड प्रोटेस्ट। हमें सिर्फ 3 चीज़ करेंगे और ब्रिटिशर्स से कॉन्स्टिट्यूशनली फाइट करेंगे। और जो इनका ये मूवमेंट था वो सिर्फ एजुकेटेड क्राउड के अराउंड ही रिवॉल्व करता रह गया, जो कॉमन पीपल वर नॉट एबल टू कनेक्ट विथ द आईएनसी एट दैट टाइम। ठीक है। और ब्रिटिश क्राउन के कुछ इकोनॉमिक क्रिटिक्स भी थे, जैसे कि जो काफ़ी मिलिट्री पे वो खर्चा कर रहे थे जिससे लोग परेशान थे, और खर्चा इतना कर रहे थे कि वहाँ पे जो लोग भूख से मर रहे हैं और वहाँ पे फेमिन आ रहा है बट वहाँ पे वो ध्यान नहीं दे रहे थे। दूसरा था कि उन्होंने जो है पीजेंट और ज़मींदार के जो लैंड रेवेन्यू था उसको टैक्स बढ़ा दिया था। वहाँ पे जो फूड था वो यूरोप को एक्सपोर्ट कर रहे थे। तीसरा था कि यहाँ से जो क्या नाम है वेल्थ थी वो ड्रेन करके बाहर ले जा रहे थे। ठीक है। चौथा था कि सॉल्ट पे टैक्स वगैरह कम करने की बात थी, और जो फॉरेस्ट एक्ट वगैरह था जहाँ पे आदिवासियों को उनके हक नहीं मिल रहे थे
वो थोड़ा सा रिलैक्स करना था, ठीक है। तो ये सब फंडामेंटल चीज़ें थी जिस पे आईएनसी रिफॉर्म चाह रही थी। जो इनका मेन एम था कि जो इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम है उसे इंडियनाइज किया जाए, उसमें इंडियंस का कंट्रीब्यूशन हो, उनका उसमें रिप्रेजेंटेशन हो, लाइक एग्जीक्यूटिव बॉडी में, जुडिशरी बॉडी में, और जो अदर बॉडीज़ हैं, स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ में, मेडिकल में, पुलिस में, उसमें इंडियंस का रिप्रेजेंटेशन हो, क्योंकि वो नहीं था उस टाइम तक, ठीक है। और प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट, अब प्रोटेक्शन लाइक हमारे पास जो है फ्रीडम ऑफ प्रेस, स्पीच होना चाहिए, हम किसी को अपोज भी कर सकें, ये राइट्स होने चाहिए हमारे पास। और वेलफेयर, हाँ, लाइक वहाँ पे हमारे पास प्राइमरी एजुकेशन होना चाहिए, ठीक है। जो अफोर्ड कर सकते हैं, जो नहीं कर सकते, सबके लिए हमारे पास एक कंपलसरी एजुकेशन होना चाहिए, उनके पास राइट होना चाहिए, ठीक है। और जो किसान है उसे बैंक आराम से लोन दे, वरना वो मनी लेंडर्स के चक्रव्यूह में फंस के मर जा रहा है किसान, उसे लोन नहीं मिल पा रहा है। अगर लोन मिलता है तो वो फिर सिर्फ सूद का ब्याज, ब्याज का सूद ऐसे होता जा रहा था, ठीक है। और फाइनली वो अपने इस मुद्दे को अचीव कर भी लेते हैं जब ब्रिटिश काउंसिल इनके सारे नहीं बट कुछ चीज़ों को मान लेती है। तो इनका जो फर्स्ट सक्सेस था वो था कि जब 1892 में उनको फर्स्ट सक्सेस मिलती है, और जब एक लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाई जाती है जिसमें इंडियंस का रिप्रेजेंटेशन होता है, ऑब्वियसली वो डायरेक्टली इलेक्ट नहीं हो रहे थे उसमें, वो उसमें इनडायरेक्टली ही इलेक्ट हो रहे थे उनकी इस काउंसिल में, बट उनका रिप्रेजेंटेशन बढ़ गया था, ठीक है। फिर गोपाल कृष्ण गोखले एंड एमजी रेनाडे, ये हमारे पास थे जो वुमेंस के राइट के लिए लड़ रहे थे, चाइल्ड मैरिज के लिए लड़ रहे थे, विडो रीमैरिज के लिए लड़ रहे थे, गोपाल कृष्ण गोखले एंड एमडी रेनाडे। अब हमारे पास जो वो हमारे पास एक्ट था, इंडियन एक्ट ऑफ 1982 प्रोविज़न, जो ब्रिटिश ने पास किया था आईएनसी के लोगों के कहने पे कि क्या चाहिए आपको, तो उसके अंदर क्या हुआ था कि जो मेंबर्स थे वो इनडायरेक्टली इलेक्ट हो रहे थे, और उन्हें परमिशन थी डिस्कशन करने की फाइनेंशियल मैटर में, क्योंकि इनका बड़ा सवाल था कि जो आप इंडिया का जो वेल्थ है वो ड्रेन कर रहे हैं, तो इसलिए जो यहाँ पे आईएनसी के मेंबर्स थे उनको परमिशन थी कि आप फाइनेंशियल मैटर पे डिस्कस कर सकते हैं। उनके जो मेंबर्स थे वो एग्जीक्यूटिव में रहते हुए क्वेश्चन कर सकते हैं और अकाउंटेबिलिटी इंक्रीज़ कर सकते हैं सरकार की, ठीक है। अब हुआ ये था कि बॉम्बे से 8, मद्रास से 20, बंगाल से 20, फिर नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंस से 15, उड़ीसा से 15, एंड सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में पास जो है 10 मिनिमम और 16 मैक्सिमम मेंबर्स आ गए थे। इस एक्ट के आने के बाद हमारे पास जो लेजिस्लेटिव काउंसिल थी उसमें ज़्यादा मेंबर्स बढ़ गए थे। इस एक्ट के पास होने के बाद 1892 वाले एक्ट को पास होने के बाद जो लेजिस्लेटिव काउंसिल थी उसमें ज़्यादा मेंबर्स आ गए थे, तो उसका एक्सपेंशन हो गया था, और जो इंडियंस थे उनका रिप्रेजेंटेशन लोकल बॉडीज़ में बढ़ गया था। लोकल बॉडीज़ मतलब कि यूनिवर्सिटीज़, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स, म्यूनसिपालिटीज़, जमींदार्स, ट्रेड ग्रुप्स एंड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स में उनका जो रिप्रेजेंटेशन था वो बढ़ गया था। अब ठीक है, लाइक जो उनके पास लेजिस्लेचर था उन पर अलाउ था कि वो क्वेश्चन कर सकते हैं पब्लिक इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए, प्रोवाइडेड कि वो 6 डेज़ की नोटिस दें और इंक्रीज़ करें ट्रांसपेरेंसी एंड गवर्नमेंट अकाउंटेबिलिटी। उन्होंने जो एक्ट पास किया वो कैसे और क्या होगा, ठीक है। बट जो ड्रॉबैक था मॉडरेट्स का वो ये था कि वो कंप्लीट इंडिपेंडेंस ब्रिटिशर्स से नहीं चाह रहे थे, ठीक है, और वो जो कॉमन पीपल था कंट्री का वो उससे कनेक्ट नहीं कर पा रहे थे, वो सिर्फ एलीट क्लास तक ही रह गए थे, ठीक है। जैसे कि गांधी ने किया था कि वो कॉमन पीपल से कनेक्ट कर पा रहे थे, वो भी स्वराज की ही बात कर रहे थे, बट ठीक है। अब तक तो जो बात चल रही थी कि कैसे आईएनसी डिमांड कर रही है अपनी,
अब तक ब्रिटिश ने किसी भी कंट्री के किसी पार्ट का डिवीज़न नहीं किया था, बट अब ब्रिटिशर्स ने डिवीज़न कर दिया था बंगाल का, और बंगाल को डिवाइड किया था। तो उसने उस टाइम पे असम और बंगाल सेम हुआ करते थे, उसे डिवाइड कर दिया था बंगाली स्पीकिंग पॉपुलेशन के नाम पे, ठीक है। अब बंगाल का पार्टीशन होता है 1905 में, जिसमें ईस्टर्न बंगाल और असम अलग होते हैं, जिसमें चिटगांव, ढाका, राजशाही, फिर डिवीज़न, फिर हिली त्रिपुरा, मंडला असम, ये असम की तरफ थे। जो बाकी प्रोविंस था वो बंगाल की तरफ था, ठीक है। अब रविंद्रनाथ टैगोर एंड रमेंद्र सुरेंद्र त्रिवेदी जो इससे खुश नहीं थे, उन्हें पता था कि ये काफ़ी गलत हुआ है, तो इन्होंने दोनों डिवाइडेड पार्ट को कनेक्ट करने के लिए एक राखी के त्यौहार पे एक कॉल किया था और कहा था कि आप बॉर्डर पे आके राखी वगैरह बांधेंगे, जिससे काइंड ऑफ एक यूनिटी आएगी कि हम पहले सेम थे, आज पॉलिटिकल इश्यूज से अलग हो गए हैं, ठीक है। नाम था उनका रविंद्रनाथ टैगोर एंड रमेंद्र सुरेंद्र त्रिवेदी, ठीक है। अब जब बंगाल का पार्टीशन हुआ तो जो पॉलिटिकल पार्टीज थी, कांग्रेस और मॉडरेट्स, कुछ लोग तो काफ़ी गुस्सा थे, कुछ ने बोला कि ठीक है जो हुआ सो देखते हैं क्या होता है आगे, और जो गुस्सा थे उसमें भी जो कांग्रेस थी वो दो पार्ट में बढ़ गई थी, ठीक है। अब एक पार्ट था एक्सट्रीमिस्ट्स का और एक पार्ट था मॉडरेट्स का। जो एक्सट्रीमिस्ट थे वो चाहते थे कि जो ये डिवीज़न हुआ है इसका गुस्सा पूरे देश में फैलना चाहिए और पूरे देश से एक आवाज़ आनी चाहिए कि गलत हुआ है, और पूरा देश एक मूवमेंट चलना चाहिए। बट जो मॉडरेट्स थे वो चाहते थे कि ये जो गुस्सा है वो बंगाल के अंदर ही रहे, ये बाहर तक ना फैले, क्योंकि ये सिर्फ इस पर्टिकुलर रीजन का प्रॉब्लम है, ठीक है। और प्रॉब्लम है। अब जो अपने एक्सट्रीमिस्ट थे वो उन्होंने क्या किया, उन्होंने बाइकॉट का तरीका अपनाया अपने मूवमेंट को आगे बढ़ाने के लिए। तो उन्होंने एक नेशन वाइड एक कॉल दी कि हमें अपना स्वदेशी मूवमेंट लॉन्च किया, नेशन वाइड अपना स्वदेशी मूवमेंट लॉन्च किया, और जिससे जो टेंशन थी वो बढ़ गई थी दोनों पार्टीज़ के बीच में और इंक्लूडिंग ब्रिटिश गवर्नमेंट। अब जब दोनों पार्टीज़ में जो टेंशन थी वो बढ़ गई थी और लोग इकट्ठा हो रहे थे, तो ठीक है। अब और उसी टाइम पे जब अपने पास आईएनसी का जो वो एनुअल सेशन था वो भी होना था 1906 में। अब उस टाइम पे दिक्कत ये थी कि अगला प्रेसिडेंट कौन बनेगा, ठीक है। अब प्रेसिडेंट कौन बनेगा, तो फिर बात हुई थी कि वो बात आगे करते हैं कि अगला प्रेसिडेंट कौन बनेगा, वो बात अपन आगे करते हैं। अब जब लोगों ने अपना स्वदेशी मूवमेंट शुरू किया था तो उन्होंने जो फॉरेन के कपड़े वगैरह थे, जो उनके प्रोडक्ट वगैरह थे, उनको बाइकआउट करना शुरू कर दिया था। जो मैनचेस्टर्स के क्लोथ्स से जो लिवरपूल डिस्ट्रिक्ट के सॉल्ट थे, उन्होंने उनका बाइकआउट करना शुरू कर दिया था। अब जो स्वदेशी मूवमेंट था वो 1903 से लेकर 1905 तक चला था, ठीक है। और उसमें जो है बंगाल का जो ट्रेडिशन था उसे काफ़ी पॉपुलराइज किया गया था मूवमेंट को आगे बढ़ाने के लिए। जैसे वहाँ का फॉल्क पेंटिंग कल्चर ऑफ बंगाल वाज हाईलाइटेड, एंड इस तरीके से जो है पूरे देश को कॉल किया गया था। कृष्ण कुमार मित्रा, उन्होंने अपनी एक अखबार निकाला था संजीवनी नाम से। हाँ, फिर अप्रोच ऑफ नेशनलिस्ट ड्यूरिंग द स्वदेशी मूवमेंट एजुकेशन। देखो, अब बात ये हुआ कि जब लोगों ने स्वदेशी मूवमेंट में पार्टिसिपेट करना शुरू किया तो जो कॉलेज के बच्चे थे वो काफ़ी जल्दी इन्फ्लुएंस हो जाते हैं चीज़ों से, तो उन्होंने भी इस मूवमेंट में काफ़ी बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया था। बट बात वही है कि जो कॉलेज था वो तो ब्रिटिश का था, और ब्रिटिशर्स ने खुली धमकी दी थी कि whoever will participate in this movement he will be terminated from the college and he will not get his scholarship will be cancelled and admission will be cancelled। so but लोगों ने फिर भी पार्टिसिपेट किया। फिर देन पीपल रियलाइज कि यार बच्चे तो आ गए स्कूल से बाहर, बट अब क्या, क्योंकि यूथ का एजुकेशन ज़रूरी है। तो उस टाइम पे 1905 के आसपास में फिर बंगाल में एक अपराइजिंग हुआ एजुकेशनल सिस्टम का, ठीक है। वहाँ पे जो है बंगाल टेक्निकल यूनिवर्सिटी का फाउंडेशन, बंगाल टेक्निकल इंस्टीट्यूट का फाउंडेशन रखा गया।
फिर वहाँ पे बंगाल नेशनल कॉलेज खुला 1906 में, स्कूल खुले जहाँ के प्रिंसिपल अरबिंदो घोष थे, और जहाँ पे प्राइमरी एंड सेकेंडरी लेवल के स्कूल डिस्ट्रिक्ट में खोले गए थे। इंडस्ट्रीज़ खुली थी, बंगाल केमिकल, बंगाल लक्ष्मी, कॉटन मिल्स, मोहिनी मिल्स, नेशनल टेनरी, ठीक है। और इसी टाइम पे जैसे बंगाल में जब ये सब चीज़ चल रही थी, बंगाली कल्चर पॉपुलर कर रहे थे मूवमेंट को हवा देने के लिए, तभी तिलक ने मौका देखा कि अपन इस टाइम पे गणेश चतुर्थी को और छत्रपति शिवाजी के जन्मदिन को काफ़ी तरीके मतलब पॉपुलराइज कर सकते हैं, वो मास को गेन करने के लिए, अट्रैक्ट करने के लिए। और उन्होंने ये किया जिससे जो इनका थॉट था ये स्वदेशी मूवमेंट का, वो बहुत जल्दी फैल गया था, ठीक है। फिर अश्वनी कुमार दत्त जो हमारे पास स्कूल टीचर थे, उन्होंने भी इस चीज़ में पार्टिसिपेट किया था, ठीक है। और जो पूरा इस मूवमेंट का जो एक थीम सॉन्ग था वो था वंदे मातरम। वंदे मातरम बिकम द थीम सॉन्ग फॉर द बाइकॉट मूवमेंट और स्वदेश मूवमेंट, ठीक है। और बहुत जल्दी जो है कई सारे स्कूल वगैरह, इंडस्ट्री वगैरह बिल्ड करी गई थी बंगाल में उस टाइम पे। और फिर कल्चर के नाम पे बंगाल में एक और गाना चल रहा था जो कि रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था, अमार आमार सोनार बांग्ला, जो कि बाद में बांग्लादेश की पार्टीशन के टाइम जब बांग्लादेश आज़ाद हो रहा था तब भी यूज़ किया गया था, बंगालियों ने यूज़ किया था अपने लिए, अमार सोनार बांग्ला, ये वाला गाना। जो मूवमेंट था वो मतलब बंगाल के बाहर फैला हुआ था, कहाँ कहाँ पे, पुणे में, बॉम्बे में, पुणे और बॉम्बे में ये बाल गंगाधर तिलक के अंडर फैला हुआ था। पंजाब में अंडर लाला लाजपत राय के अंदर फैला हुआ था। दिल्ली में सैयद हैदर रज़ा के कंट्रोल से फैला हुआ था। और मद्रास में अंडर चिदम्बरम पिल्लई के कंट्रोल से फैला हुआ था, ठीक है। और अब यहाँ पे आता है रोल मुस्लिम लीग का। जब इन्होंने देखा कि इतना मतलब महाराष्ट्र में मराठा फैल रहे हैं, मतलब मराठों की आइडियोलॉजी फैल रही है, बंगाल में बंगाली फैल रही है, और देश धर्म के नाम पे मतलब कहने के लिए तो वो भाषा के आधार पर डिवाइड हुआ था, बट जो डिवीज़न हुआ था वो भाषा को छोड़ के धर्म को लेकर डिवाइड हुआ था, कि जहाँ पे मुस्लिम्स थे उसे उधर कर दिया गया था, जो हिंदूज थे उनको इधर कर दिया गया था, ठीक है। पर जो डिवीज़न का बेस था वो भाषा ही थी, बंगाली भाषा थी। तो उस टाइम पर जो मुस्लिम ने क्या किया कि उनको लगा कि यार अगर हम इनके साथ रहेंगे, क्या नाम है, मॉडरेट्स के साथ, तो हमारी खुद की आइडियोलॉजी खो जाएगी। तो उन्होंने अपना एक बनाया लीग, फाउंडेशन बनाया, जिसको कहते हैं कि ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, जिसकी जो स्थापना थी वो 1901 में हो गई थी, जिसका फर्स्ट एनुअल सेशन हुआ था लखनऊ में पहली बार 1906 में, मतलब कि साथ में हुआ था ये कांग्रेस का उस टाइम पे सेशन जो था वो शायद कलकत्ता में हुआ था, अभी आगे देखेंगे कहाँ पे हुआ था, ठीक है। और जो मुस्लिम लीग थी इसका जो क्या नाम है, जो इसका जो इसके लीडर थे वो थे हमारे पास नवाब सलीमुल्लाह खान थे, और इन्होंने इसका नाम सोचा था। बाद में इसको मोहम्मद अली जिन्ना ने ज्वाइन कर लिया था 1913 में। और जो ये पार्टी थी जो ये बच्चों को प्रिपेयर करती थी कि वो ब्रिटिश को सर्व करे, बट बाद में ये एक पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो गई थी। और बाद में ये जो पार्टी थी ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, ये जो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग थी इसका एक डर था कि अगर हम अपनी अलग आइडियोलॉजी नहीं बनाते हैं तो यहाँ पे जो हिंदूज़ हैं वो फिर से डोमिनेट करना शुरू कर देंगे। इसके डर से उन्होंने अपनी जो है एक पार्टी अलग से बना ली थी। और जब वर्ल्ड वॉर चल रहा था, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1914 से 18 के आसपास में, तो मुस्लिम लीग ने हाथ मिला लिया था कांग्रेस से और स्वराज के सोचने वालों से कि हम साथ में ब्रिटिश एडवोकेट के अंदर अपना होम रूल रहेंगे, स्वराज लेके आएंगे, ठीक है। बट बाद में हुआ कि उन्होंने अपना हाथ खींच लिया पीछे से, ठीक है। और वो साथ में आए थे बट वो बहुत शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए साथ में आए हुए थे, बाद में वो फिर अपने आप से अलग हो गए थे। अब 1907 में जो है वो कांग्रेस का अधिवेशन होता है, सेशन होता है, और जिसके लीडर थे वो थे अपने पास
हाँ, सूरत सेशन 1907। अब इस टाइम पे जो है हमारे पास न्यू सेक्रेटरी ऑफ स्टेट आया हुआ था मॉर्ले, जिससे एक्सट्रीमिस्ट को बहुत ज़्यादा उम्मीद थी कि ये हमारे लिए कुछ करेगा, हमारे बातों को सुनेगा, बट ही रिफ्यूज़ टू लिसन देम। सो उन्होंने क्या किया कि अपना एक्सट्रीम तरीका अपनाने का तरीका ट्राई किया, बट जो कांग्रेस के लोग थे वो अंदर से मना कर रहे थे। तो इस टाइम पे जो पार्टी थी वो दो पार्ट में दोबारा डिवाइड होने लगी थी, ठीक है। और क्या नाम है, अपना सेशन भी होने वाला था। तो जो सेशन था वो शेड्यूल था कि वो नागपुर में ही होगा, बट जो तिलक साहब थे वो प्रेसिडेंट के लिए खड़े होने वाले थे। बट वही है कि जो नागपुर था वो तिलक साहब का गढ़ था, और एक्सट्रीमिस्ट काफ़ी पीक पे थे डिमांड के। तो अगर तिलक साहब खड़े होते तो पक्का जीते नागपुर से। उसके दो कारण थे। नागपुर में उनका गढ़ था, दूसरा वो एक्सट्रीमिस्ट को सपोर्ट करते हैं, तो एक्सट्रीमिस्ट भी सपोर्ट करते उन्हें, तो ज़रूर वो उस टाइम के प्रेसिडेंट बन जाते। बट इस बात का डर था मॉडरेट्स को कि अगर वो खड़े होते हैं वहाँ से तो वो जीत जाएंगे। तो उन्होंने पहली बात नागपुर से जो इवेंट था उसे सूरत में शिफ्ट कराया, और फिर बोला कि आप क्या नाम है, तिलक साहब आप नहीं खड़े होंगे, कोई और खड़ा होगा, वरना जो डिसीजन है काफ़ी बायस आएगा। तो बोले ठीक है, मैं नहीं तो लाला लाजपत राय हैं वो खड़े हो जाएंगे। उन्होंने उन्हें भी रिफ्यूज़ कर दिया, और फिर मॉडरेट से सपोर्ट किया रास बिहारी घोष को कि ये लड़ेंगे हमारी तरफ से। और भाई अब तो मरता क्या ना करता भाई, वो बंदा जीत भी गया वहाँ से, कि जो लोग जीतने वाले थे उसे तो खड़ा किया नहीं गया, तो कोई ना कोई जीतेगा ही, ठीक है। जो सेशन था 1907 वाला, उसके डिमांड्स क्या क्या थे। उसके पहला डिमांड था कि हमें स्वराज चाहिए। उन्होंने अपना जो रेजोल्यूशन पास किया, नहीं जो अपना जो क्या नाम है, जो हमारे पास एक्सट्रीमिस्ट थे उनके जो दो ऑब्जेक्टिव थे, पहला डिमांड फॉर द रेजोल्यूशन ऑफ स्वराज एंड लाला लाजपत राय शुड बी द प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी। और दोनों ही जो दोनों ही डिमांड थी वो मॉडरेट्स ने एक्सेप्ट नहीं किया, ठीक है। जिससे जो गैप था मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट में काउंसिल के अंदर, ब्रिटिश क्या नाम है, कांग्रेस के अंदर, वो और बढ़ने लगा था, ठीक है। नेक्स्ट आता है मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म 1909 से, ठीक है। इसमें क्या था कि उन्होंने एक इम्पीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल फॉर द फर्स्ट टाइम बनाया था। इसमें मुस्लिम्स को सेपरेट इलेक्टोरेट दिया गया था, जहाँ पे सिर्फ वही वोट कर सकते हैं और कोई वोट नहीं कर सकता है, जिसमें वो बात कर सकते हैं बजट पे और अपने रिजोल्यूशंस को पास कर सकते हैं, वो पब्लिक इंटरेस्ट पे बात कर सकते हैं, सप्लीमेंट्री क्वेश्चन कर सकते हैं, वो फॉरेन पॉलिसीज़ को डिस्कस नहीं कर सकते, ठीक है। नाउ तिलक जी की बकचोदी की वजह से तिलक की बकचोदी की वजह से हमारे पास जो है, जो वो तिलक साहब थे उनको जेल हो गई थी पॉलिटिकल मतलब स्प्लिट के बाद, ठीक है। तो बाल गंगाधर तिलक जो है जेल में थे 1908 से लेके 1914 तक के लिए। फिर एक एनी बेसेंट बंदा आता है जो तिलक को जेल से बाहर निकालता है। ही वॉज अ इरिश सोशलिस्ट राइटर एंड ऑरेटर, जो सपोर्ट करता है इरिश एंड इंडियन होम रूल मूवमेंट को, जो इंडिया में आया था 1893 में। अब जब जब तिलक साहब बाहर आते हैं तो वो समझ जाते हैं कि हमें पूरे कंट्री को कॉल करनी पड़ेगी, ऐसे काम नहीं चलेगा। तो ये लोग मिलके अपना एक नया पार्टी बनाते हैं, नॉट पार्टी, काइंड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं जो पूरे इंडिया में फैलाते हैं, ठीक है, फाउंडेशन। तो उसमें से जो तिलक ने बनाया था उसका नाम था इंडियन होम रूल लीग, जो कि 1916 में बना हुआ था, ठीक है, बेलगाम में। और एनी बेसेंट जो अपना इरिश से आया हुआ था उसने भी अपनी पार्टी बनाई, अपना अपना बनाया ऑर्गेनाइजेशन होम रूल लीग इन सितंबर 1916 एट मद्रास। जो इनका था तिलक का वो था बेलगाम में, और जो इनका था मद्रास में था। अब दोनों का जो काम था वो सेम ही था, बट दोनों में एक आइडियोलॉजिकल फ्रिक्शन ना आए, इसलिए दोनों ने अपनी पार्टी को मर्ज नहीं किया, ठीक। और जो तिलक वाली पार्टी थी उसकी सिर्फ 20 ब्रांचेस थी, बट जो बेसेंट वाली पार्टी थी, ऑर्गेनाइजेशन थी, इसकी 200 से ऊपर ब्रांचेस थी। बट जो इनकी ये थी, ये काफ़ी स्ट्रांग, जो तिलक वाली पार्टी थी काफ़ी स्ट्रांग थी, जो बेसेंट वाली थी थोड़ी सी लूज काइंड ऑफ उसका स्ट्रक्चर था। जो ये तिलक वाली पार्टी थी ये महाराष्ट्र में अपना काम कर रही थी
एक्सेप्ट बॉम्बे, महाराष्ट्र, कर्नाटका, बिहार, सेंट्रल प्रोविंस में ये अपना काम कर रही थी। और जो लीग वाली बेसेंट वाली पार्टी थी, ये अपने पास इंक्लूडिंग बॉम्बे, ये वेस्ट पार्ट ऑफ इंडिया में अपना काम कर रही थी। ठीक है, जो तिलक वाली पार्टी थी वो मेनली स्पेसिफिक रीजन तक ही रह गई थी, बट जो बेगम वाली पार्टी थी वो पूरे ऑल इंडिया के लिए थी। ठीक है, जो इनकी डिमांड्स थी वो ये था कि हमको स्वराज चाहिए, द क्रिएशन ऑफ लिंग्विस्टिक स्टेट्स एंड एजुकेशन इन द वर्नाकुलर लैंग्वेजेस, मतलब हमें स्टेट चाहिए जो लिंग्विस्टिक आधार पे हो। दूसरा, और हमें एजुकेशन चाहिए अपनी लोकल लैंग्वेज में, जिसमें बच्चे सहज हों समझने और सीखने के लिए। सो या दैट्स इट गाइज। जो ये मूवमेंट था वो बहुत ज़्यादा सपोर्ट गेन किया था एजुकेटेड इंडियंस से। ठीक है, उसमें अप्रॉक्स 40,000 पीपल वर इन्वॉल्व एंड मैनी मेंबर्स ऑफ कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग ज्वाइन दैट लीग, इंक्लूडिंग मोहम्मद अली जिन्ना। Moderates, extremist Muslim League were briefly united through this movement. बट फिर आता है लखनऊ पैक्ट 1916, जिसमें वो लोग साथ में काम करते हैं, बट ये कहानी बहुत दिन तक चलती नहीं है 1916 वाली। ठीक है,